हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। इस एजुकेशनल चैनल पर मैं आप लोगों को एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट का हर एक यूनिट इन डिटेल्स में पढ़ाऊंगी। आज जो टॉपिक आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगी वो है यूनिट 6 की सेक्शन सी से रिलेटेड डाटा डिडक्शन, जो कि एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग भी है। तो चलिए जान लेते हैं डाटा डिडक्शन क्या होती है। ये जो डाटा डिडक्शन होती है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस से रिलेटेड है। तो इसीलिए पहले हमें समझना होगा कि क्वालिटेटिव एनालिसिस होती क्या है। तो देखो, अगर हम इसको तोड़ के देखेंगे तो ये समझ में आएगा कि क्वालिटेटिव और एनालिसिस एनालिसिस का मतलब क्या होती है, विश्लेषण करना, और क्वालिटेटिव का मतलब होती है गुणात्मक, राइट। तो जो भी हम लोग विश्लेषण करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग होगा, क्वालिटेटिव के अकॉर्डिंग होगा, मतलब क्वालिटेटिव मोड पर होगा। तो चलिए इन डिटेल्स में जानते हैं कि क्वालिटेटिव एनालिसिस होती क्या है। क्वालिटेटिव मोड्स ऑफ द डाटा एनालिसिस प्रोवाइड वे ऑफ स्क्रीनिंग, एग्जामिनिंग, कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग। तो देखो, जब भी हम लोग डेटा को एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पर किस तरीके से करेंगे, क्वालिटेटिव मोड से करेंगे। तो जब भी हम लोग डाटा एनालिसिस के लिए डिस्क्रीनिंग, एग्जामिनिंग, कंपेयरिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग और इंटरप्रेट करने जाएंगे तब वो क्वालिटेटिव मोड पर होना चाहिए। नेक्स्ट है मीनिंगफुलनेस इज डिटरमाइंड बाय द पर्टिकुलर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट एट हैंड। मतलब आपके हाथ पर जो प्रोजेक्ट है उसकी जो गोल्स होती है, जो ऑब्जेक्टिव्स होती है, पहले उसको क्या करना होगा, हमें डिटरमाइन करना होगा। अब डिटरमाइन के बाद हमें क्या करना होगा, देखिए कि जो डाटा होती है उस डाटा को एनालिसिस एंड सिंथेसिस किया जाएगा। तो पहले हम लोग किसी भी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को निर्धारित करेंगे, जिसको हम इंग्लिश में डिटरमाइन कहते हैं। डिटरमाइन करने के बाद हमें वहाँ पर जो भी हमने डेटा को कलेक्ट किया है, ठीक है, उस डेटा को एनालिसिस एंड सिंथेसाइज करना होगा। मगर एक बात ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पर हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी डेटा को एनालिसिस और सिंथेसाइज करेंगे तो वो कैसा होगा, क्वालिटेटिव मोड पर होगा। तो देखो, जो क्वांटिटेटिव होती है तो उसको हम लोग न्यूमेरिकल या स्टैटिस्टिक्स फॉर्म में देखते हैं, ठीक है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नंबर होगा, जितना ज़्यादा हम लोग डेटा को कलेक्ट करेंगे तो वो क्वांटिटेटिव पर आ जाएगा। क्वांटिटेटिव से हम लोग उसको माप रहे हैं या मेजर कर रहे हैं। मगर यहाँ पर मापने की कोई बात नहीं है, मेजर करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये क्वालिटेटिव है। तो इस पर क्या होगा, जब भी हम लोग एनालिसिस करेंगे तो वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो कैसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, तो देखिए यहाँ पर जब भी हम लोग एनालिसिस एंड सिंथेसाइज करने की बात आएगी तब उस समय पर हम लोग मल्टीपल एंगल्स को देखेंगे। मतलब यहाँ पर हम लोग जब भी उस डेटा को एनालिसिस एंड सिंथेसाइज करेंगे तो वो हर एक एस्पेक्ट से, ठीक है, हर एक दिख से हमें क्या करना होगा उसको एनालिसिस करना होगा और सिंथेसाइज करना होगा। डिपेंडिंग ऑन द पर्टिकुलर रिसर्च और इवेल्युएशन क्वेश्चन, जो भी हमारी क्वेश्चंस है इवेल्युएशन की या जो भी हमारी रिसर्च की टॉपिक्स है उसके रिलेटेड हर एक दिख से, हर एक एस्पेक्ट से, हर एक एंगल से उसको एनालिसिस एंड सिंथेसाइज करना होगा। नॉट ओनली वन एस्पेक्ट्स और टू एस्पेक्ट्स, आपको क्या करना होगा, मोर देन वन, मोर देन टू, यहाँ पर देखना होगा कि ज्यादा से ज्यादातर आप हर एक एस्पेक्ट से उसको एनालाइज कर सके, तभी वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा, तभी वो एक क्वालिटेटिव फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पर देखिए 3-4 चीज है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। पहला क्या होगा कि पहला आपको डाटा को कलेक्ट करना होगा, राइट। तो डेटा को कलेक्ट करने के लिए आपको पहले क्या किया जाएगा, उस कलेक्शन से पहले आपको एक गोल को सेट करना होगा। ओके, आपने गोल सेट किया, गोल को डिटरमाइन किया। आप गोल को डिटरमाइन करने के बाद आप डेटा को सिलेक्शन किया, अच्छा, सिलेक्शन किया डेटा की।
अब सिलेक्शन करने के बाद आप उस डेटा की क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो थर्ड चीज आपका क्या होगा, एनालिसिस होगा। और वो जो आप एनालिसिस करोगे तो वो एनालिसिस बहुत सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करके होगा, किसी एक या दो के नहीं, मल्टीपल एंगल से आपको देखना होगा और एनालिसिस करना होगा। मगर ये जो एनालिसिस करोगे तो वो किसके ऊपर या कौन सी अप्रोचेस होगा। तो फोर्थ हम लोग क्या देखेंगे, कौन सी अप्रोचेस से ये एनालिसिस आपको करना होगा। जैसे देखिए अप्रोचेस के नाम यहाँ पर दिया हुआ है कि एथनोग्राफी हो सकती है, वो हो सकती है आपकी नैरेटिव एनालिसिस, वो हो सकती है आपकी डिस्कोर्स एनालिसिस, या फिर वो हो सकती है आपकी टेक्सचुअल एनालिसिस। तो समझ में आया, पहले हम लोग गोल को डिटरमाइन करेंगे, सेकंड हम लोग डाटा की सिलेक्शन करेंगे, नेक्स्ट एनालिसिस करना होगा। और वो एनालिसिस कौन से अप्रोचेस से होगा, पहला एथनोग्राफी, सेकंड नैरेटिव, थर्ड डिस्कोर्स एनालिसिस, नहीं तो टेक्सचुअल एनालिसिस से करना होगा, जिसमें हम लोगों को करस्पॉन्डेंट की जो डिफरेंस है वो पता चलेगा, डिसिप्लिनरी, ट्रेडिशनल, ऑब्जेक्टिव्स और उस डेटा की क्या फिलोसॉफिकल ओरिएंटेशन है, इन सारी चीजों के बारे में हमें पता चलेगा। However, all share several common characteristics that distinguish the form of qualitative analytic approach. तो क्वालिटेटिव जो क्वांटिटेटिव एनालिटिक अप्रोच होती है वहां पर हम लोग क्या देखते हैं, डिस्टिंग्विश देखते हैं, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। मगर यहाँ पर हम लोग क्वालिटेटिव कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देखना होगा। यहाँ पर जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है, मतलब जो क्वांटिटेटिव मतलब जो भी हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, नंबर्स के अकॉर्डिंग देखेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस पर, वहां पर हम लोग देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादातर मटेरियल्स हो, ठीक है, मतलब जितना ज्यादा आपके पास मटेरियल्स होगा, जितना ज्यादा आपके पास डेटा होगा, उतना ज्यादा आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस पर फोकस करोगे। मगर यहाँ पर हम लोग कौन सी चीज को स्टडी कर रहे हैं लर्नर्स, क्वालिटेटिव को स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्वालिटेटिव एनालिसिस पर नंबर ऑफ मटेरियल्स या नंबर ऑफ डाटा को नहीं फोकस करेंगे। यहाँ पर हमें जो डाटा हम लोग सिलेक्ट करेंगे उसकी जो स्टैंडर्डाइजेशन है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा, ना तो कि कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पर। हमें यहाँ पर देखना होगा एक बहुत ही अच्छा रूल्स होगा जो कि यूनिवर्सल होगा, और उसके ऊपर बेस करके हम लोग एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीड्यूर के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, डेटा को सिलेक्ट करेंगे, जो कि हमारी ओवरऑल रिसर्च की समराइज को रिप्रेजेंट करती है। ओके, चलिए अब हम लोग डाटा रिडक्शन को पढ़ेंगे जो कि क्वालिटेटिव एनालिसिस से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं डेटा रिडक्शन क्या होती है। तो देखिए पहले हम लोग डेटा को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें रिसर्च के बारे में पता होना चाहिए। रिसर्च को एनालिसिस करने के लिए, रिसर्च के बारे में हर एक एस्पेक्ट को प्रेजेंट करने के लिए हमें डेटा की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स मैंने सिलेक्ट किया है या आइडेंटिफाई किया है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हर एक चीज को रिप्रेजेंट करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कुछ इनोवेशन लेके आना, इन सारी चीजों के लिए डाटा कलेक्शन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। मगर यहाँ पर क्वालिटेटिव हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पर ज्यादा डाटा होना, उसके ऊपर फोकस करना, ये सारी चीजों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे कि एक इम्पॉर्टेंट डाटा को कलेक्ट करेंगे, जो डाटा हमारी पूरे रिसर्च को समराइज करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर डाटा रिडक्शन मतलब रिड्यूस करेंगे डेटा को, उतना ज्यादा डाटा जरूरत नहीं है, जितना जरूरत होगा उतना लेंगे। ज्यादा डाटा लेने से मेरे रिसर्च अच्छा नहीं होगा, जितना जरूरत होगा मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग उतना ही मेरे लिए काफी है, यही बात डाटा रिडक्शन पर बोली गई है। तो देखिए फर्स्ट लाइन क्या है कि डाटा रिडक्शन रिफर्स द प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस रिफर करती है, एक ऐसा प्रोसेस को जो कि सिलेक्टिंग, फोकसिंग, सिंप्लीफाइंग, एब्स्ट्रैक्टिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग के ऊपर फोकस किया जाता है। मतलब देखिए जिस फील्ड से आप काम कर रहे हो, मतलब सपोज आपने जो रिसर्च टॉपिक को सिलेक्ट किया है, ठीक है, उस फील्ड से आप काम कर रहे हो, उस प्रॉब्लम्स को या गोल्स के अकॉर्डिंग आप सारे काम कर रहे हो, तो वही चीज बोली जा रही है कि जिस फील्ड से आप काम कर रहे हो
उसमें जो भी आप डेटा को सिलेक्ट करोगे, ठीक है, वो आपकी रिसर्च की नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने कोई रिसर्च की एक टॉपिक सिलेक्ट किया है, आप उस टॉपिक से रिलेटेड आपने 100 जो 100 डाटा को सिलेक्ट किया, राइट। अब 100 डाटा आपकी जरूरत नहीं है, आपने क्या किया, उस 100 डाटा से सबसे जो जरूरी जो इम्पोर्टेंट डाटा होती है वो 50% डाटा आपने लिया और उसके हिसाब से आप एनालिसिस कर रहे हो। तो आपने क्या किया, डाटा को रिड्यूस कर दिया। अब 100 से 50 डाटा पर आई, मतलब ट्रांसफर हो गया आपकी डाटा, मिनिमाइज हो गया आपका डाटा। तो उसको ही हम क्या कहते हैं, डाटा रिडक्शन कहते हैं। जहाँ पर ट्रांसफर होती है, जहाँ पर आप सिलेक्ट करते हो, फोकस करते हो और सिंप्लीफाई वे में ट्रांसफर करते हो, इंपॉर्टेंट डाटा को सिर्फ आप लेते हो। Not only do the data need to be condensed for the sake of manageability, they also have been transferred so they can be made intelligible in terms of issue being addressed। तो देखिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा डेटा लेंगे और आपकी जो प्रॉब्लम है वो एड्रेस्ड हो जाएगी, मतलब आपकी प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे, आपकी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकेंगे। ये सारी चीज़ गलत है, क्योंकि आपको इम्पोर्टेंट डाटा लेना है जो आपकी रिसर्च से रिलेटेड होगा, रिसर्च के लिए इम्पोर्टेंट होगा। उन सभी डाटा को ले लीजिए, जो अनइम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको आप हटा दीजिए, रिड्यूस कर दीजिए, ठीक है। तो इसको ही हम डाटा रिडक्शन कहते हैं। डाटा रिडक्शन फोर्सेस चॉइसेस, तो आपको चॉइस मिल रहा है कि कुछ डाटा को, इम्पोर्टेंट डाटा को आप सिलेक्ट करो। क्या, अबाउट विच एस्पेक्ट्स द असेंबल डेटा शुड बी एम्फसाइज मिनिमाइज्ड। तो यहाँ पर आपको चॉइस मिल रहा है मिनिमाइज करने का, और सेट असाइड कंप्लीटली फॉर द पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट एट हैंड। मतलब आपके हाथ पर जो प्रोजेक्ट है, आप जो रिसर्च कर रहे हो जिस टॉपिक से रिलेटेड, उस टॉपिक की जो भी डाटा है उसको आप मिनिमाइज कर रहे हो, ये आपकी चॉइस होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस पर। यहाँ पर बिगिनर्स कंफ्यूज हो जाती है, किस वजह से बिगिनर्स कंफ्यूज हो जाती है। देखिए, यहाँ पर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव पर वो लोग कंफ्यूज हो जाती है। वो लोग सोचते हैं कि जितना डाटा वो लोग लेंगे उतना ज़्यादा उनका रिसर्च होगा, अच्छा होगा, ठीक है। तो देखिए, रिसर्च अच्छा होना या रिसर्च सक्सेसफुल होना वो आपकी डाटा के ऊपर डिपेंडेंट है, मगर आप हद से ज़्यादा डाटा ले रहे हो तो वो काम पर नहीं आएगा, ठीक है, वो यूजलेस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी जो रिसर्च है वो अच्छे से क्वालिटेटिव रिसर्च बन जाए, एक अच्छा सक्सेसफुल आप रिसर्च कर सको, इसीलिए आपको क्या करना होगा, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए आपको इम्पोर्टेंट डाटा को सिलेक्ट करना होगा। आपने बहुत सारे डाटा को सिलेक्शन किया, ठीक है, आप उस सिलेक्शन से आपको क्या करना होगा, मिनिमाइज करना होगा। जितना जरूरत होगा आपको उन सारे डाटा को लीजिए, और जो डाटा जरूरत नहीं है उसको हटा दीजिए। इसको ही हम डाटा रिडक्शन कहते हैं। ओवरऑल डाटा रिडक्शन का मतलब यही होती है, मगर हमें और भी पढ़ना होगा। मतलब ये जो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि डाटा को रिड्यूस करना होगा या फिर डाटा को मिनिमाइज करना होगा, तो इस मिनिमाइज का प्रोसीड्यूर क्या होती है, मेथड्स क्या होती है, वो भी हमें जानना होगा। तो चलिए जान लेते हैं। तो देखिए, और एक चीज यहाँ पर बोली गई है क्वालिटेटिव एनालिसिस के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर जो एनालाइज्ड होती है, एनालाइज्ड मतलब जो एनालिसिस कर रहे हैं, वो डिसाइड करेगा कि विच डाटा आर टू बी सिंगल, मतलब कौन सी डाटा अच्छा है, कौन सी डाटा को रिड्यूस करना होगा, वो एनालाइज्ड के ऊपर डिपेंडेंट होगा, वो डिसाइड करेंगे, वो सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। This usually involves some combination deductive and inductive analysis। यहाँ पर आप inductive and deductive दोनों तरीके की एनालिसिस कर सकते हो। तो चलो अब मेथड्स के बारे में जानते हैं। तो डाटा रिडक्शन की मेथड्स क्या क्या होती है। पहला मेथड्स होगा डाटा क्यूब एग्रीगेशन। तो देखो, यहाँ पर मैंने कुछ इम्पोर्टेंस जो लाइंस है, जो स्टेटमेंट है, उनको अंडरलाइन किया है।
तो आप लोग उन सारी अंडरलाइन की जो वर्ड्स होती है उनको ध्यान में रखिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना होगा कि जो एग्रीगेशन है यहाँ पर समराइज वर्ड फिट हो जाएगा, ठीक है। ये जो मैं ट्रिक्स बोल रही हूँ छोटी छोटी, इसको थोड़ा सा याद में रखना, ये काम पर आएगा एग्जाम पर, ठीक है। तो देखो पहले आपको एक ट्रिक्स में बता देती हूँ कि डाटा क्यूब एग्रीगेशन जब होगा तो आप क्या समझोगे कि डाटा को समराइज किया जाएगा, ठीक है। तो डाटा समराइज आपकी डाटा क्यूब एग्रीगेशन के अंतर्गत होगी, ठीक है। अब चलिए समझते हैं इसका मतलब क्या है। तो देखो कि जो आपने सपोज 100 डेटा आपने लिया है, तो उस 100 डेटा से आप 70 डेटा को चूज किए हो। अब बाकी जो सॉरी यहाँ पर मैंने 700 लिख दिया, यहाँ पर आपकी 70 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 70 डेटा को सिलेक्ट किए हैं और जो बाकी की 30 डाटा है उसको आपने रिड्यूस कर दिया, ओके। 30 डेटा यहाँ पर माइनस है, सिर्फ और सिर्फ आपने 70 डेटा को सिलेक्टेड किया। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो 70 डेटा को आपने सिलेक्टेड किया, ये डेटा क्या करेगा, आपकी जो पूरी रिसर्च है उसको समराइज करेगा, ठीक है। तो जैसे देखो एक एग्जाम्पल देती हूँ, यहाँ पर सपोज कीजिए राहुल नाम का एक लड़का है, ठीक है। राहुल नाम का एक लड़का है जो कि 2012 पर क्लास 8 पर पढ़ता था, ओके। अब क्लास 8 पर वो लड़का मैथमेटिक्स पर 70% मार्क्स लेकर आए, हिस्ट्री पर उन्होंने 55 मार्क्स लेकर आया, नेक्स्ट ज्योग्राफी पर उन्होंने 80 मार्क्स लेकर आया आउट ऑफ 100, ठीक है। अब देखो मैंने सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स को यहाँ पर उल्लेखित किया है, सिर्फ आपको एग्जाम्पल मतलब समझाने के लिए सिर्फ 3 सब्जेक्ट लिया है। अच्छा, अब देखो 2013 पर क्या है, देखो राहुल जो है स्टूडेंट वो क्लास 9 पर आया, ठीक है, वो अभी क्लास 9 पर पढ़ता है। अब यहाँ पर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में उन्होंने 80 मार्क्स, हिस्ट्री पर उन्होंने 56 एंड ज्योग्राफी पर उन्होंने 75 मार्क्स लेकर आया। अब देखो यहाँ पर मैं ये सारी चीज इतना सारा हर एक सब्जेक्ट को ना लेके अगर मैं बोलूँ कि राहुल की क्लास 8 का जो प्रोग्रेशन है आउट ऑफ 300 उन्होंने कितना पाया। अब सेम क्लास 2030 पर उनका क्लास 9 की जो प्रोग्रेशन है आउट ऑफ 300 उन्होंने कितना मार्क्स लेकर आया। तो यहाँ पर ये सारी हर एक सब्जेक्ट की मार्क्स में ना लेके मैं ओवरऑल पूरी जो भी टोटल है टोटलिटी को यहाँ पर मैं अगर बोलूं तो यहाँ पर क्या हो रही है कि डाटा को मैं रिड्यूस कर दिया और मैं ओवरऑल जो समराइज होती है या फिर राहुल की जो ओवरऑल प्रोग्रेशन है उसको मैं यहाँ पर बोल रही हूँ। तो दोनों चीजें सेम ही होती है, यहाँ पर मैं प्रोग्रेशन देखना चाहती हूँ। तो यहाँ पर देखिए राहुल की प्रोग्रेशन मैंने हर एक सब्जेक्ट को ना लेके मैं ओवरऑल ले रही हूँ और उसके साथ उनकी जो भी ओवरऑल प्रोग्रेस है वो भी यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर राहुल की जो समराइज है प्रोग्रेशन पर वो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, ठीक है, मगर डाटा को रिड्यूस करते हुए, वही यहाँ पर डाटा क्यूब एग्रीगेशन कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो डायमेंशन रिडक्शन, यहाँ पर क्या होती है, सपोज यहाँ पर आपने 100 डाटा सिलेक्ट किया, आप 100 डाटा में से यहाँ पर जो 30 डाटा है वो 30 डाटा क्या होती है, जो आपने यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया वो ओवरलोडेड एट्रीब्यूट है, ठीक है। 100 डाटा में से आपने जो 100 डाटा लिया है, 100 जो डाटा लिया है वहाँ पर बहुत ज्यादा एट्रीब्यूशन हो गई है जो कि इम्पोर्टेंट एंड अनइम्पोर्टेंट दोनों है। तो जो इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स होती है उनको मैंने लिया और जो अनइम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स होती है उसको मैंने एलिमिनेट कर दिया। तो यहाँ पर जो डायमेंशन रिडक्शन होती है
वो हमारी डील करती है एट्रीब्यूट से। जो एट्रीब्यूट्स आपकी जरूरत होगा रिसर्च के अकॉर्डिंग, सिर्फ और सिर्फ उसको आपको लेना होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डाटा कंप्रेशन। डाटा कंप्रेशन का मतलब क्या होती है? देखिए, ये एक ऐसा टेक्निक है जिसके थ्रू आप डाटा की साइज को, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या याद रखना होगा? डाटा की साइज। तो यहाँ पर आप डाटा की साइज को रिड्यूस करोगे किसके थ्रू? एनकोडिंग एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म के थ्रू। तो पहले हम लोग क्या देखे? पहले जो हमारी एग्रीगेशन था वहां पर समराइज से रिलेटेड होती थी। नेक्स्ट जो डायमेंशन था वो एट्रीब्यूट से रिलेटेड थी। अब जो कंपैरिजन है वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है हमारी साइजेस से। मतलब यहाँ पर जो डाटा की साइज होती है उसको हमें रिड्यूस करना है। और उसका तरीका क्या होती है? उसका तरीका होती है डिफरेंट टाइप ऑफ एनकोडिंग एंड मैकेनिज्म। ओके, चलिए अब यहाँ पर जो डाटा कंप्रेशन है उसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होती है लॉसलेस कंप्रेशन, दूसरा होती है लॉसी कंप्रेशन। तो लॉसलेस और लॉसी कंप्रेशन का मतलब मैं समझाती हूँ। देखो यहाँ पर क्या होती है, सपोज कीजिए आपने 100 डाटा लिया, ठीक है, 100 डाटा को सिलेक्ट किया। अब 100 डाटा में से आप क्या कर रहे हो? 70 डाटा आपने सिलेक्ट किया। अब 30 डाटा जो आप एलिमिनेट किया हो उसमें से कोई भी एट्रीब्यूट्स यहाँ पर एलिमिनेट नहीं होगा। मतलब आपने 100 लिया, अब 100 में जो जो एट्रीब्यूट्स था वही एट्रीब्यूट्स, जब आप 70 डाटा सिलेक्ट कर रहे हो वही एट्रीब्यूट 70 डाटा में है, कोई भी एट्रीब्यूट्स यहाँ पर एलिमिनेट नहीं होगा। ठीक है, आप डाटा को रिड्यूस करो मगर एट्रीब्यूट्स यहाँ पर रिड्यूस नहीं होगा। जो एट्रीब्यूट्स था वही एट्रीब्यूट यहाँ पर होना चाहिए, मगर यहाँ पर आप उसके साथ क्या कर रहे हो? डाटा को रिड्यूस कर रहे हो। तो यहाँ पर हमें क्या याद रखना होगा कि हम लोग डाटा को तो रिड्यूस करेंगे, डाटा की जो साइजेस है उसको रिड्यूस करेंगे, मगर कोई भी एट्रीब्यूट यहाँ पर एलिमिनेट नहीं होगा। जब एट्रीब्यूट एलिमिनेट नहीं होगा मगर हम लोग डाटा की साइजेस को रिड्यूस कर रहे हैं, तब उसको हम लॉसलेस कंप्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक लॉसी कंप्रेशन है जो कि इसकी एकदम ऑपोजिट होती है। जैसे आपने डाटा के साइजेस को रिड्यूस करने के साथ साथ या फिर एलिमिनेट करने के साथ साथ आपने क्या किया? कुछ एट्रीब्यूट्स को भी एलिमिनेट कर दिया, तो उसको हम क्या कहते हैं? लॉसी कंप्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखो फोर्थ क्या होती है? न्यूमर्सिटी। तो ये जो न्यूमर्सिटी है वो किससे रिलेटेड होती है? नंबर से। तो यहाँ पर जब भी हम लोग डाटा को रिड्यूस करेंगे तब उस डाटा को रिड्यूस करने के साथ साथ हम कैसे उसको रिड्यूस करेंगे? कुछ नंबर से। देखो यहाँ पर हमारी जो भी एक्चुअल डाटा होगा, जो डाटा हमने सिलेक्ट किया है, अब उस एक्चुअल डाटा को तो यहाँ पर हमें मिनिमाइज करना ही होगा क्योंकि ये डाटा रिडक्शन है। अब जब हम लोग डाटा को रिडक्शन कर रहे हैं तब यहाँ पर डाटा रिडक्शन का प्रोसीड्यूर क्या होगा? नंबर, मतलब स्टैटिस्टिक्स को यहाँ पर हम लोग इंक्लूड करेंगे। स्टैटिस्टिक्स वे से हम लोग डाटा को क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। अब जब स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं तो पैरामीटर एंड नॉन पैरामेट्रिक भी मैथ मेथड्स आएगा, क्योंकि पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक जो मेथड्स होती है वो स्टैटिस्टिक्स से इंक्लूड होती है। ठीक है, जैसे देखिए नॉन पैरामेट्रिक मेथड्स में क्या क्या आएगा? क्लस्टरिंग, हिस्टोग्राम एंड सैम्पलिंग। तो यहाँ पर हमें क्या याद रखना होगा? न्यूमर्सिटी रिडक्शन पर हमें ये याद रखना होगा कि यहाँ पर हम लोग स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से यहाँ पर डेटा को रिड्यूस करेंगे। क्लियर? अब चलो नेक्स्ट है डिस्क्रिटाइजेशन एंड कंसेप्ट हायरार्की ऑपरेशन। अब देखो ये जो डिस्क्रिटाइजेशन है इसका मतलब क्या होती है कि जो भी डेटा की एट्रीब्यूट्स है उस एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग हम लोग डेटा को तो रिड्यूस करेंगे, मगर किस तरीके से करेंगे? उस एट्रीब्यूट की हेल्प से हम लोग डेटा को यहाँ पर स्प्लिट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब हमारी डायमेंशन रिडक्शन था एकदम पहले, देखिए पहले हम लोग एग्रीगेशन स्टडी किए थे, सेकेंड डायमेंशन पर भी एट्रीब्यूट्स था, मगर वहां पर क्या था? इस एट्रीब्यूट्स पर हम लोग
एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग डाटा को रिड्यूस कर देते हैं। मगर यहाँ पर जो डिस्क्रिटाइजेशन है, यहाँ पर एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग हम लोग डाटा को रिड्यूस करने के साथ साथ उसको डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, अब हायरार्की ऑपरेशन क्या होती है? हायरार्की ऑपरेशन पर हम लोग ये देखते हैं कि जो लो लेवल है, लो लेवल से डाटा को ट्रांसफर करते हुए हाई लेवल पर लेके आया जाए और वहां पर डाटा को रिड्यूस किया जाए। ठीक है, चलिए इसका जो भी टाइप्स है वो देख लेते हैं। टॉप डाउन डिस्क्रिटाइजेशन, इसका मतलब क्या होती है कि ऊपर से नीच तक हम लोग डाटा को यहाँ पर रिड्यूस करेंगे डिवाइड करते हुए एट्रीब्यूट को। और बॉटम अप जो डिस्क्रिटाइजेशन होती है उसको हम मार्जिन भी कहते हैं, इसका अनदर नेम होती है मार्जिन। यहाँ पर नीच से मतलब बॉटम से अप तक जाएंगे एट्रीब्यूट्स को स्प्लिट अप करते हुए या डिवाइड करते हुए। ठीक है, और जो डिस्क्रिटाइजेशन होती है उसको और एक नाम से मतलब टॉप डाउन डिस्क्रिटाइजेशन को हम लोग ब्रेक पॉइंट्स और स्प्लिट पॉइंट्स नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ हायरार्की का मतलब मैंने क्या समझाया था कि जो लो लेवल होती है उस लो लेवल से हाई लेवल तक जाना। तो जब हम लोग लो लेवल से हाई लेवल तक जाएंगे उस समय पर क्या करेंगे, डाटा को रिड्यूस करेंगे। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल है, जैसे कि मैंने किसी की मोबाइल नंबर एंड लैंड नंबर दोनों पूछा, तो मैंने यहाँ पर 2 डाटा कलेक्ट किया। अब मैंने क्या किया, 2 डाटा कलेक्ट करने के बाद इसको मैं रिड्यूस करूंगी। तो कैसे रिड्यूस करूंगी, तो यहाँ पर मैंने फोन नंबर लिख दिया। ठीक है, अब उस फोन नंबर पर क्या होगा, जो नंबर्स है उनका, जो नंबर उसकी एक्टिव रहती है वो नंबर वो यहाँ पर लिखेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या किया मैंने, मोबाइल नंबर एंड जो लैंडलाइन नंबर 2 डाटा था उस दोनों डाटा को मिनिमाइज करते हुए एक डाटा पर ट्रांसफर किया। तो इसको ही हम कंसेप्ट हायरार्कीज कहते हैं। मतलब ये हो गया हमारी लो लेवल और ये जो फोन नंबर है वो हो गया हमारी हाई लेवल। ठीक है, जैसे यहाँ पर फॉर्म्स में पूछा जाता है ना, नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर, तो यहाँ पर डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। तो किसी फॉर्म में सपोज कीजिए नेम लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है और लैंडलाइन नंबर्स एंड मोबाइल नंबर्स दोनों लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से डाटा को तो कलेक्ट किया, मगर लैंडलाइन एंड मोबाइल एक कैटेगरी पर आती है, जैसे कि फोन नंबर की कैटेगरी पर आती है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, इस दोनों को, इस दो जो डाटा है उसको रिड्यूस करके एक डाटा पर लेकर आऊंगी। जैसे कि फोन नंबर मैंने लिख दिया, यहाँ पर क्या होगा, दोनों ही नंबर आ जाएगी, नहीं तो जो नंबर एक्टिव है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, डाटा को रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारी लो लेवल जो कि हाई लेवल पर जा रही है डाटा को रिड्यूस करते हुए। अब यहाँ पर समझो कि ये जो कंसेप्ट ऑफ हायरार्कीज होती है इसको हम लोग बहुत सारे भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे कि पहले होती है बिनिंग। बिनिंग का मतलब क्या होती है, देखिए यहाँ पर ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू से रिलेटेड होती है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू से हम लोग किसी कैटेगरी पर लेकर जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले इरेज कर लेती हूँ, ठीक है, इन सभी चीजों को। चलिए बीनिंग को मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ये जो बीनिंग होती है ये हम लोग डाटा को शॉर्ट करते हैं। ठीक है, लो जो वैल्यू होती है जो उस वैल्यू को कंसल्ट करते हुए हम लोग डाटा को शॉर्ट आउट करते हैं। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर 10 2 19 18 20 18 25 28 एंड 22। ठीक है, मैंने बहुत सारी डाटा को कलेक्ट किया, बहुत सारी सोर्स ऑफ डाटा को मैंने कलेक्ट किया। अब इसको मैं शॉर्ट करूंगी, तो चलिए शॉर्ट करते हैं इसको। पहले हम लोग इसको शॉर्ट आउट कर रहे हैं। ठीक है,
तो पहला क्या होगा, पहला हमारी 2 आएगा, 2 करेंगे, देन 10 होगा, देन हमारी 18, फिर से 18 आएगा, देन 19, देन 20, then 22, 25 and at last 28। ठीक है, शॉर्ट आउट कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड द डाटा इनटू बीन्स। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसीड्यूर देखिए, डिवाइड द डाटा इनटू बीन्स। अब ये बीन्स क्या होती है, आप इस बीन्स को मानकर चलिए बकेट्स ऑफ रेंज ऑफ वैल्यू। ठीक है, बीन्स को यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, बकेट्स ऑफ रेंज ऑफ वैल्यू। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर पहले कितना संख्या है, कितना एन है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो 9 नंबर्स है यहाँ पर ऑल टोटल। तो यहाँ पर हम लोग 3 3 करके ग्रुप करेंगे तो 9 आ जाएगा। जैसे 2 10 18, नेक्स्ट होगा फिर से 18 19 20, नेक्स्ट होगा आपकी 22 25 एंड 28। तो आपका बीन कितना हो गया, बकेट कितना हो गया, आपकी बीन हो गया है यहाँ पर 3। ठीक है, मतलब आप देखिए आपकी 3 कलम्स एंड 3 रोज है, जहां पर आपकी देखिए सभी जो 9 नंबर्स है, ऑल टोटल जो 9 संख्या है वो आ गई है। इसीलिए बीन को हम क्या कहते हैं, बकेट्स ऑफ रेंज ऑफ वैल्यू। अब इस बीन्स की जो भी कैलकुलेशन है यहाँ पर नहीं खत्म होती है, इस बीन्स को हम लोग स्मूथिंग कर सकते हैं मीन से, मीडियन से, और आपकी जो भी मैक्सिमम मिनिमाइजेशन है उससे। तो बीन्स की एक स्टैटिस्टिक्स है, तो वो मैं नेक्स्ट जो वीडियो है वहां पर मैं इन डिटेल्स में दिखाऊंगी। यहाँ पर आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि बीन्स को हम लोग शॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, शॉर्ट आउट करते हैं, उसकी लेवर जो वैल्यू होती है उसको कंसल्ट करते हुए, अब शॉर्ट आउट करने के बाद यहाँ पर आप बीन्स को डिवाइड कर सकते हो। देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर गिन लिया था 9 है यहाँ पर ऑल टोटल नंबर्स, तो इसको मैं अगर 3 रो एंड 3 कलम से करूंगी तो 9 जो नंबर्स है, ऑल 9 जो संख्या है यहाँ पर, हर एक संख्या यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ जो बीन्स होती है तो वो 3 होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग समझेंगे हिस्टोग्राम। तो देखिए हम लोग हिस्टोग्राम जानते हैं, तो यहाँ पर हिस्टोग्राम की थ्रू एनालिसिस करेंगे, जो अभी हमारी एक्स एक्सिस होती है। ठीक है, यहाँ पर हिस्टोग्राम की एक्स एक्सिस की जो भी एट्रीब्यूट्स है, उन सभी एट्रीब्यूट्स की जो भी इंपॉर्टेंस वैल्यूज होती है सिर्फ उनको लेंगे। ठीक है, जैसे कि बीनिंग पर होती है, बीनिंग पर हम लोग यहाँ पर संख्या को लिख कर किए थे, ठीक वैसे ही यहाँ पर हिस्टोग्राम पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होती है। सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक्स एक्सिस की जो भी एट्रीब्यूट्स है उनको लेते हुए कलेक्ट करेंगे एंड एक बकेट बनाएंगे। नेक्स्ट होती है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग पर आप क्या करेंगे, ग्रुप करेंगे, जैसे कि बीन्स पर भी हम लोग ग्रुप करते थे, ठीक वैसे यहाँ पर भी ग्रुप होगा, मगर किसके बेसिस पर, सिमिलर डाटा की बेसिस पर। ठीक है, तो लर्नर्स यहीं पर खत्म होती है हमारी क्वालिटेटिव एनालिसिस की डाटा रिडक्शन प्रोसेस। अगर लेसन अच्छे लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ऑलवेज शेयर नॉलेज एंड बी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।